गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज अपन चालू करने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी एड का रिवीजन लेक्चर। चलिए, तो हाउस प्रॉपर्टी एड में कौन कौन सा वाला इनकम अपना टैक्सेबल होता है। हाउस प्रॉपर्टी एड में अपना कोई भी जो हाउसिंग हाउस से कोई रेंट आता है, कोई दुकान से रेंट आता है, कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स से जो रेंट आता है, वो सारा का सारा रेंट अपना कहाँ टैक्सेबल होने वाला है, अपना हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होने वाला है। और दो टाइप का रेंट होता है जो आपका हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपका बिजनेस एड में टैक्सेबल होने वाला है। कौन कौन सा? मान लीजिए आपका कोई दुकान है, वहां पे आप खुद बिजनेस करते हैं, वहां से जो इनकम आएगा आपको वो बिजनेस एड में टैक्सेबल होगा, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो प्रेमिसेस आपको बिजनेस का इनकम जनरेट करके दे रहा है। सेकंड, मान लीजिए आपका काम ही क्या, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने का अगर आपका बिजनेस है, अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज को रेंट पे देने का अगर आपका बिजनेस है, तो वहां से जो भी आपका रेंट आएगा वो सारा का सारा आपका बिजनेस एड में टैक्सेबल होने वाला है, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर आपका काम क्या है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को अगर रेंट पे देने का काम है, तो वो उसका जो भी इनकम आएगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होने वाला है। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम टैक्सेबल होने के लिए आपको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट, आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। सेकंड, आप उसके ओनर होने चाहिए। आपके पास पहला तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, सेकंड आप उसके ओनर होने चाहिए, तभी आपका इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा, आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होने वाला है। एक टाइम आता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या होता है ना, दो या दो से ज्यादा एसेट्स का साथ में रेंट चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक शॉप है, उसमें क्या करते हो ना आप, उसको किराए पे देते हो, उसमें एक मशीन भी लगी हुई है, तो आप क्या करते हो, मशीन और शॉप दोनों को साथ में किराए पे देते हो। इसका मतलब क्या होगा ना, आपका दो रेंट साथ में आ रहा है, एक तो मशीन का रेंट आ रहा है, सेकंड आपको शॉप का रेंट आ रहा है, राइट। इसको आपको देखना पड़ेगा कि आप मशीन को अलग से रेंट पे दे सकते हो या शॉप को अलग से रेंट पे दे सकते हो, मतलब उनको आप सेपरेट कर सकते हो क्या? अगर आप इनको सेपरेट कर सकते हो ना, तो क्या होगा ना, जो आपका बिल्डिंग का रेंट है, जो शॉप का रेंट है, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी रेंट टैक्सेबल हो जाएगा, और बाकी वाला रेंट आपका बिजनेस या अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते ना, तो सारा का सारा रेंट आपका कहाँ टैक्सेबल होने वाला है, वो सारा का सारा रेंट आपका टैक्सेबल होने वाला है बिजनेस साइड में या फिर अदर सोर्सेज में, एज पर द नेचर ऑफ इनकम। अब बात करेंगे सर कैसे कंप्यूट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम। तो सबसे पहले अपन लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू, पहले अपन लेंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फिर लेंगे अपन फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवरेज जो हायर आएगा उसको अपन सी नोट कर देंगे। फिर अपन इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। इन दोनों में से जो लोअर आएगा उसको अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट इसको बोलने वाले हैं, मतलब गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं इतना रेंट, तो आप चार्ज करोगे ही करोगे। इसको अपन कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। इन दोनों में से जो हायर आएगा, इन दोनों में से जो हायर आएगा, मतलब गवर्नमेंट ने जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई है और आपने जो रेंट लिया है, इन दोनों में से जो हायर आएगा वो आपका बन जाएगा ग्रोस एनुअल वैल्यू, जीएवी आपका बन जाएगा। उसमें से आप डिडक्शन ले लेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड का। अब मेरे ध्यान रखना, म्युनिसिपल टैक्स पेड यानी कि जो ओनर ने पे किया उसी का आपको रिडक्शन मिलेगा, और जो पेड है, पेबल वाले का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, और जो ओनर ने पे किया उसी का आपको रिडक्शन मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि म्युनिसिपल टैक्स पे किया टेनेंट ने, तो उसका आपको रिडक्शन यहाँ पे नहीं लेना है। तो यहाँ इसकी लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेंगे, और आपको इंटरेस्ट का आप डिडक्शन ले लेंगे जो आपने हाउसिंग लोन लिया है। अगर आप उसको बनाने के लिए लोन लिया है या फिर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आपने लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा उसका आप डिडक्शन ले लेंगे। तो आपके पास अब जो बचेगा वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपलिटी आपको बताएगी कि भाई आपके एरिया के हिसाब से, हमारे हिसाब से ये रेंट बनता है, तो आपका रहेगा म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। फेयर रेंट मतलब आपके आस पड़ोस में रेंट का क्या भाव चल रहा है, अभी आपके घर का क्या भाव चल रहा है रेंट का, वो होगा आपका फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट होता है, गवर्नमेंट ने एक्ट बना रखा है रेंट कंट्रोल एक्ट, उसमें लिखा है कि आप मैक्सिमम इतना रेंट चार्ज कर सकते हो इस एरिया के हिसाब से। तो उसमें आपका घर का रेंट का मैक्सिमम कितना लिमिट लिखा हुआ है, वो क्या बन जाएगा, आपका स्टैंडर्ड रेंट बन जाएगा। और एक्चुअल में जो आप कलेक्ट करते हो अपने टेनेंट से, उसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको सही वही अलाउड होने वाला जो ओनर ने पे किया है, टेनेंट ने जो पे किया वो अलाउड नहीं होगा, और ओनली पे किया है वही अलाउड होगा, राइट। अगर मान लीजिए इस साल का आपको 15,000 रुपये टैक्सेबल है, पे करना है आपको, और बट आपने पे कितना किया, 5,000 रुपये पे किया, तो आपको सिर्फ 5,000 का डिडक्शन मिलने वाला है। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपका इस साल में क्या 15,000 रुपये पेबल था, आपने 25,000 पे कर दिया, मतलब पिछले साल का भी कुछ ड्यू था वो पे कर दिया आपने, तो आपको 25,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जितना आप पे करोगे उतना आपको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलता ही है, इसके अलावा आपको एक भी खर्चे का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। बिजली का पानी का बिल, बिजली का बिल जो भी आपका आता है उसका कोई भी आपको डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। चलिए, अब बात करते हैं इंटरेस्ट का रिडक्शन का। इंटरेस्ट का रिडक्शन अपन बात करने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है या फिर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट है या फिर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको जितना भी इंटरेस्ट लगता है, आपने चाहे उसको बनाने के लिए लोन लिया है, उसको परचेज करने के लिए लोन लिया है, तो जितना भी आपको लोन का इंटरेस्ट बनता है उसका सारा का रिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपका है, मतलब आपने खुद ने उसको ओन कर रखा है, किसी को आपने किराए पे नहीं दिया है, तो उसके केस में इंटरेस्ट के रिडक्शन पे कुछ लिमिट होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो आपको सारा का सारा रिडक्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। अब एक टाइम आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। देखो ये क्या होता है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। मान लीजिए आपने लोन लिया है 1 अप्रैल 2023 में, और घर को बनाने के लिए लोन लिया, तो घर एकदम से तो बनेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने लोन लिया और घर बन के तैयार। घर को बनने में मान लीजिए 2 साल लगते हैं। आपका घर बन के रेडी हुआ था 31 जुलाई
2025 में, राइट। आपको 2.5 साल लग गया घर बनने में। तो जो ये घर जब बना है तब तक आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन यहाँ पे मिलने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो अब जो यहाँ तक का जो इंटरेस्ट लगा है 2.5 साल का, उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको कब मिलने वाला है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपका लगा है, तो गवर्नमेंट बोलती है जिस साल में आपका घर बन के कंप्लीट हुआ है उसका जस्ट पिछला 31 मार्च कब आता है, यानी कि अपना आएगा 31 मार्च 2025। जब आपने लोन लिया और वहां से 31 मार्च 2 साल का जो इंटरेस्ट आएगा ना, इसको बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसके इंटरेस्ट को बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसका रिडक्शन अपन को कैसे मिलने वाला है, जिस साल में अपना घर बनके तैयार होता है ना, उस साल में क्या करेंगे ना, अपना 2 साल का जो भी इंटरेस्ट होगा ना उसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे और एक एक करके अपन क्या कर लेंगे, हर साल में इसका रिडक्शन ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल का आपका इस साल का रिडक्शन कितना आता है, ये आता है मान लीजिए 1 लाख रुपए, और यहाँ पे आपका 2 साल का इंटरेस्ट था 2.5 लाख रुपए, राइट। इसमें अपन 5 का डिवाइड कर देंगे तो आएगा 50,000 पर एनम। तो इस साल में 1 लाख तो ये वाला मिल जाएगा जो अभी अपने करंट ईयर है, और प्लस 50,000 वो पिछले वाला इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा जो पहले अपन को नहीं मिला था, तो तुमको यहाँ पे 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आने वाले सेम सालों में यही होने वाला है, अगले साल का जो इंटरेस्ट आएगा प्लस आप क्या कर दोगे, ये 50,000 ऐड कर दोगे, अगले 5 साल तक ऐसे करके आप क्या कर लोगे, डिडक्शन यहाँ पे ले लोगे। चलिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का लिखा हुआ 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अलाउड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। इसमें देखना पड़ेगा जो आपने लोन लिया है, जो आपने लोन लिया है वो घर को बनाने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, या परचेज के लिए लोन लिया है, या फिर आपने घर को रिपेयर कराने के लिए लोन लिया है। अगर आपने घर को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए या फिर परचेज करने के लिए आपने लोन लिया है, तो जो उसका भी इंटरेस्ट जो आएगा उसका आपको मैक्सिमम 2 लाख का आपको रिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है, मैक्सिमम आपको 2 लाख का रिडक्शन मिलने वाला है। बट अगर आपने रिपेयर वगैरह के लिए लोन लिया है तो आपको मैक्सिमम 30,000 का ही इंटरेस्ट का आपको रिडक्शन मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेयर के लिए लोन लिया 5 लाख का, उसका इंटरेस्ट आता है 60,000 रुपए, तो आपको मैक्सिमम 30,000 रुपए अलाउड होगा, 30,000 रुपए आपको अलाउड नहीं होगा। अगर आपने घर को बनाने के लिए या फिर परचेज करने के लिए लोन लिया और आपका इंटरेस्ट आ रहा है 5 लाख रुपए, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए यहाँ पे अलाउड होने वाला है। और सेम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए सेम टू सेम आपका नियम रहने वाला है कि आपको 1/5 अलाउड होने वाला है। पता है आपको 1/5 अलाउड होगा, और जो 1/5 आप ऐड कर दोगे ना अपने इंटरेस्ट में, वो सब मिला के भी आपको मैक्सिमम 2 लाख ही अलाउड होने वाला है। आपको मैक्सिमम 2 लाख ही यहाँ पे अलाउड होने वाला है, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए आपने क्या किया ना, एक नया लोन ले लिया, आपने एक नया लोन ले लिया और पुराने वाले लोन को रिपे कर दिया, तो क्या सर जो नए लोन का इंटरेस्ट आएगा कि उसको भी हमको रिडक्शन मिल जाएगा, आंसर इज यस, आपको उसका भी रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और इंटरेस्ट का रिडक्शन आपको एक्रूअल बेसिस पे मिलता है, आपको ऐसा जरूरी नहीं आपको पेड करना पड़ेगा, अगर आपका इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो आपको उसका रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए और ये 2 लाख का लिमिट और 30,000 का लिमिट बताया ना मैंने, अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन लेते हो और आपको 2 लाख मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलने वाला है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और अगर आपने रिपेयर के लिए लोन लिया तो आपको मैक्सिमम 30,000 यहाँ पे डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये वाला आपका ओनर वाइज होता है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं होता। अगर एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर है तो आपको दोनों को अलग अलग डिडक्शन यहाँ पे मिल जाने वाला है। और 115 BSc के केस में अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आपको इंटरेस्ट का रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, ये अपने 115 BSc पढ़ते टाइम भी अपन ने पढ़ा था। चलिए अब बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या होता है ना, जीएवी को अपना एनुअल वैल्यू बोलते हैं, राइट। जीएवी को अपना एनुअल वैल्यू बोलते हैं। तो ये अपन को अलग अलग सिनेरियोज दे रखे हैं कि अपन जीएवी कैसे निकालेंगे इन केसेस में। पहला, अगर मान लीजिए अपने प्रॉपर्टी को पूरे साल में अपने लेट आउट कर रखा है, मतलब इसको किराए पे दे रखा है पूरे साल ही, अगर पूरे साल ही दे रखा है तो अपना क्या आएगा, जो एक्सपेक्टेड रेंट आता है अपना, तो आता है ना स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करने से आता है, जो क्या आता है अपना, हाँ ये वाला सही, अपना एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आता है, स्टैंडर्ड रेंट और सीड रेंट को अपन को क्या कंपेयर करने से आता है, जो एक्सपेक्टेड रेंट और जो अपना एक्चुअल रेंट है, विच एवरेज जो हायर आएगा ना, वही अपना क्या रहने वाला है, अपना जीएवी रहने वाला है, ठीक है। मान लीजिए अपना क्या हुआ ना, प्रॉपर्टी पूरे साल में लेट आउट नहीं था, पूरे साल में अपना लेट आउट नहीं, थोड़े टाइम तो लेट आउट था और थोड़े टाइम के बाद क्या वो खाली करके चले गए टेनेंट अपने, मतलब जो किराएदार रह रहे थे वो खाली करके चले गए, अपना घर खाली पड़ा हुआ अभी। तो क्या सर पूरे साल का जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा उसको क्या हम टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि अपना एक्चुअल रेंट से ज्यादा ही आने वाला है। नहीं, यहाँ पे अपन क्या गवर्नमेंट बोलती है, अगर आप एक्चुअल रेंट अगर कम है आपका एक्सपेक्टेड रेंट से, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी थोड़े टाइम के लिए खाली पड़ा हुआ था, तो आपका जो एक्चुअल रेंट आएगा उसी को अपन क्या मान लेंगे, जीएवी मान लेंगे, उसी को अपन क्या मान लेंगे, जीएवी मान लेंगे। अब मान लीजिए आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आप खुद रहते हैं उस घर के अंदर, तो उसका जीएवी नील माना जाएगा, जीएवी उसका नील माना जाएगा, आपका 1 रुपये टैक्स नहीं लगने वाला है। बट ये आपका मैक्सिमम 2 घर के लिए, मान लीजिए आपका 5 घर है, एक सिटी में आपके 5 घर है, आपके कहते हैं 5वें घर में मैं खुद रहता हूँ, तो गवर्नमेंट बोलते हैं एक काम करो ना, 2 घरों को आप जीएवी नील मान लो, और बाकी वाले जो घर बचते हैं आपके, जो भी आपको पसंद हो उन 2 घर का जीएवी क्या मान सकते हो, आप नील मान सकते हो। और जो आपके बाकी घर आपके बचते हैं उनका क्या करोगे आप, उसको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, और जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आएगा उसी को जीएवी मान के अपन कंप्यूटेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट है हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ ईयर। मतलब क्या ना, अपना टेनेंट रहते थे उस घर में, किराएदार रहते थे, वो खाली करके चले गए, अब वहां जाके खुद रहने लग गए, आप वहां जाके क्या करने,
खुद रहने लग गए, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा पूरे साल का और जो आपका एक्चुअल रेंट मिला है विच एवरेज जो हायर होगा वो आपका जीएवी बन जाएगा। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में क्या था ना, आप खुद नहीं रह रहे थे, आप नया टेनेंट ढूंढ रहे थे या फिर आपका घर खाली पड़ा हुआ था, तो आपका एक्चुअल रेंट या आपका जीएवी बन गया था। बट यहाँ पे आप खुद रहने लग गए, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवरेज जो हायर आएगा वो आपका बन जाएगा जीएवी बन जाएगा। और आपको म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन भी पूरा मिल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसका। और जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होता है ना, उसके केस में आपको म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन आपको नहीं मिलता है, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब एक टाइम आता है डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, आप उसमें खुद रहते हैं, पर आपको लेट आउट मान ली जाएगी। कब मान ली जाएगी, मान लीजिए आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो 2 हाउस प्रॉपर्टी को तो आप जीएवी नील मान लेंगे, अपने ऊपर अभी बढ़ा था उसका, उसके केस में आपको म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन भी नहीं मिलेगा। बट जो अदर प्रॉपर्टीज है, मतलब आपके पास 5 प्रॉपर्टी है, 2 को तो आपने जीएवी नील मान लिया, बाकी वाली प्रॉपर्टी आपकी डीम्ड टू बी लेट आउट मान ली जाएगी, और जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वही आपका क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। 1 सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। कोई बिल्डर है, उसने क्या किया, एक पूरी बिल्डिंग बनाई है, उसने पूरी एक बिल्डिंग बनाई है, उसमें से कुछ फ्लैट अभी तक बिके नहीं है, ठीक है, तो बिके नहीं है तो अपन गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर 2 प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, बाकी वाली प्रॉपर्टी को आप क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे, उसका एक्सपेक्टेड रेंट को आप क्या मान लेंगे, जीएवी मान लेंगे। तो यहाँ तो ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 40 फ्लैट है, उसमें से 2 को हटा दे 38 फ्लैट पे उसको रेंट को टैक्स देना पड़ेगा, रेंट पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। तब गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका जो आपका प्रॉपर्टी है, अगर आपका स्टॉक इन ट्रेड के रूप में पड़ा हुआ है, तो जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, जिस टाइम इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, उस असेसमेंट ईयर को कंप्लीट होने के बाद अगले 2 असेसमेंट ईयर तक अपन क्या करेंगे ना, तो उस प्रॉपर्टी की जीएवी नील ही मानने वाले हैं। उसके बाद अगर आपके पास प्रॉपर्टी रह गई है, तो उसके बाद अगर जो आपकी प्रॉपर्टी बच जाती है, उसको अपन क्या मान लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। अब मेरी बात समझना, एनुअल वैल्यू तो प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर्ड एज 0, और 0 मान ली जाएगी फॉर 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑब्टेन फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी। 2 साल के बाद क्या होगा ना, आपकी पूरी प्रॉपर्टी क्या मान ली जाएगी, डीम्ड टू बी लेट आउट आपकी मान ली जाएगी। इन केस ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी और पोर्शन ऑफ लेट आउट एंड पोर्शन ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब एक पूरा घर है, 10 कमरों का घर है, 5 कमरे आपने 5 कमरों में आप खुद रहते हैं और 5 कमरों को आपने किराए पे दे रखा है, तो इसके केस में क्या होगा ना, पूरे घर का अपन क्या करेंगे, 2 कंप्यूटेशन करेंगे। घर का तो अपन 2 कंप्यूटेशन, उसको 2 घर मान के अपन कंप्यूटेशन करेंगे, एक को मानेंगे अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरे को मानेंगे अपना लेट आउट वाला पोर्शन। अब मान रखना जो म्युनिसिपल वैल्यू है, जो स्टैंडर्ड रेंट है, जो आपका फेयर रेंट है, और जो आपको म्युनिसिपल टैक्स का जो रिडक्शन मिलता है, वो सब आपके आधे आधे हो जाएंगे। मतलब या फिर जो भी आपको रेशियो रहेगा, मान लीजिए आप 40% घर में आप खुद रहते हैं, 60% आपने लेट आउट कर रखा, तो 60-40 हो जाएगा। अगर 50-50 है तो 50-50 आपका हो जाएगा। और जो एक्चुअल रेंट आएगा वो तो पूरा ही आने वाला है। पता है आपको कैसे, अगर आपने 5 कमरे किराए पे दिया तो आपको एक्चुअल में 5 कमरों का रेंट आने वाला है, पूरे घर का आपको रेंट नहीं आने वाला, तो एक्चुअल रेंट आपका बराबर ही रहने वाला है। अब एक टाइम आता है अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, ऐसा रेंट जो आपको मिला नहीं है, ऐसा रेंट जो आपको मिला नहीं है। आपके घर में एक टेनेंट रहता था, उसने क्या किया, घर छोड़ के चला गया और आपको किराया नहीं दिया, लास्ट के 2 महीने का उसने आपको किराया नहीं दिया। अब गवर्नमेंट बोलती है हमको तो भाई जो आपका किराया ड्यू है उसमें टैक्स चाहिए। अब तो आपको तो तकलीफ हो गया, क्योंकि मेरे को किराया मिला नहीं है और मेरे को उस पर टैक्स पे करना है। तब गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो, जो आपको रेंट नहीं मिला है, जो आपका अनरियलाइज रेंट है, उस पर आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है, उसको आपको कंप्यूटेशन में ऐड करने का जरूरत नहीं है, पर आपको इस 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन कौन सी, पहले तो आपकी टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए। सेकंड, आपका जो आपके टेनेंट ने डिफॉल्ट किया है वो आपका घर खाली करके चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको घर में अभी तक रख रहे हो। तीसरा, जो आपका डिफॉल्टिंग टेनेंट है, जिसने टेनेंट ने आपको किराया नहीं दिया है, ऐसा नहीं कि आपने इस प्रॉपर्टीज को निकाला, आपकी एक प्रॉपर्टी और वहां जाकर उसको किराए में मकान दे दिया, आपकी किसी भी प्रॉपर्टी में वो किराएदार नहीं होना चाहिए। और चौथा, आपने सारे रीजनेबल स्टेप ले लिए, मतलब उस पर केस करना था, उसमें जो भी करना था आपने सब कुछ करके देख लिया, आपके पास रेंट नहीं आया है, तो अब जो रेंट नहीं आया उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। एक आता है इनएडमिसिबल डिडक्शन। कौन सा वाला डिडक्शन आपको मिलेगा नहीं, जैसे मान लीजिए आपने क्या करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, आपने लोन लिया है किसी से, आपने अपने दोस्त से लोन लिया जो अमेरिका में रहता है, वहां से आपने वो उसको आप क्या करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, और आपने इंटरेस्ट पे करने से पहले उसका टीडीएस नहीं काटा, उसका आपने टैक्स नहीं काटा। अगर आपने उसका टैक्स नहीं काटा ना, तो आपको सारा का सारा 100% आपको इंटरेस्ट आपका रिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है, उसको आप वहां पे लेस नहीं कर सकते। एक टाइम आता है अनरियलाइज रेंट। अब अनरियलाइज मैं बता चुका हूं आपको, जो रेंट आपको नहीं मिला है, अभी तक आपको नहीं मिला, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेती है, बट क्या हुआ ना, अभी वो आपको मिल गया है। मतलब जिस टेनेंट ने आपको पहले रेंट नहीं दिया था, वो 1-2 साल के बाद में आया और आपको वो रेंट का पैसा दे दिया कि भाई हमको रेंट का आपका पैसा नहीं चाहिए, आप रख लो अपना रेंट का पैसा। दोस्तों, ये कब टैक्सेबल होगा, ये जब आपको मिला है तब आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। और इसके केस में आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपको 1 लाख का अनरियलाइज रेंट मिलता है 2 साल के बाद में, तो 1 लाख माइनस 30,000 यानी 30% आपका लेस कर दोगे और 70,000 आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी
बन जाएगा। सर मान लीजिए कि 2 साल पहले जो घर था हमने 1 साल के पहले उसको बेच दिया, मतलब अभी रेंट मिला था, हमारे पास वो घर नहीं है, क्या अभी भी हमारे हाथ में अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है? आंसर यस। मतलब जब आपको रेंट मिलना चाहिए था 2 साल पहले तो आप प्रॉपर्टी के ओनर थे ना, हाँ, तो आज उससे फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर्टी के ओनर हो या ना हो, आपके हाथ में क्या हो जाएगा, वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, अब सर को ओनरशिप है, मतलब एक घर के ऊपर 2 मालिक हैं, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा घर है 10 कमरों का या 20 कमरों का घर है, वो पुराना पुश्तैनी घर है और 2 भाइयों के नाम पे है घर, तो एक घर है उसके पास 2 ओनर है, एक घर के 2 ओनर है, तो अपन को इनकम का कैसे कंप्यूटेशन करना है? मान लीजिए पूरा घर आपने किराए पे दे रखा है और रेंट क्या बनने वाला है, दोनों भाइयों में बंटने वाला है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो क्या करेंगे, पूरे घर का कंप्यूटेशन करेंगे, ऐसे मानेंगे एक ही जना ओनर है, एक ही घर है, ऐसा करके आप कंप्यूटेशन करने वाले हैं, और लास्ट में जो इनकम आएगा ना उसको आप इन दोनों के रेशियो में बांट दोगे, मान लीजिए 60-40 है, 60-40 में बांट दोगे, या फिर 50-50 है भाइयों का, तो आप 50-50 रेशियो में इनकम को बांट दोगे। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसके केस में आपको कंप्यूटेशन करने का जरूरत नहीं है। बट अगर आपने लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है ना, इंटरेस्ट का पता है, लोन का इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता है 2 लाख और 30,000, तो उसके केस में अलग अलग ओनर को अलग अलग डिडक्शन का अमाउंट मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि दोनों को मिला के 2 लाख मिलने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो डिडक्शन मिलता है ये ओनर वाइज मिलता है, प्रॉपर्टी वाइज नहीं मिलता है। अगर एक प्रॉपर्टी के 5 ओनर है तो 5 को अलग अलग डिडक्शन यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए, अब एक पॉइंट आता है अपने पास, डीम्ड ओनरशिप, मतलब आप ओनर मान लिए जाओगे, आप ओनर हो नहीं पर आप मान लिए जाओगे। डीम्ड ओनरशिप का मतलब होता है आप ओनर मान लिए जाओगे। चलिए, किन किन केस में आप ओनर मान लिए जाओगे? मान लीजिए आपने क्या किया ना, अपनी वाइफ को क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर ए ने क्या किया, मिसेस ए को अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, अपना घर ट्रांसफर कर दिया, या तो बिना कंसिडरेशन के, मतलब कुछ भी नहीं लिया उससे, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में उसको क्या किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। अब वहां से जो रेंट आएगा, तो मिस्टर ए बोलेगा भाई प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है नहीं, मेरी वाइफ के नाम पे है, तो रेंट आएगा वाइफ के हाथ में टैक्सेबल करो। तो गवर्नमेंट यहाँ बोलती है अगर आप अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के या फिर विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर करते हो, तो उससे जो भी इनकम आएगा वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि आप उसी की प्रॉपर्टी के ओनर माने जाओगे। आपने बिना कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है ना, मुझे 1 करोड़ का घर आपने कहा मैं 10 रुपए मेरी वाइफ को ट्रांसफर करता हूँ, 10 रुपए कोई कंसिडरेशन थोड़ी होता है। तो इनएडिक्वेट मतलब जो मान्य नहीं है जो कंसिडरेशन, उसमें आपने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया, तो उस प्रॉपर्टी के आप ही ओनर माने जाओगे। एक्सेप्शन क्या है, मान लीजिए आप और आपकी वाइफ के बीच में झगड़ा हो गया, आप दोनों अलग अलग रहने लग गए, बहुत दूर दूर रहते हो। अब इस केस में आपने क्या किया ना, वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया कि भाई ये प्रॉपर्टी दूर रख, अपना इससे गुजारा कर लेना। उसके केस में आप उसके ओनर नहीं माने जाओगे, उसके केस में आपकी वाइफ ही उसकी ओनर मानी जाएगी। चलिए, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया अपने माइनर चाइल्ड को, अपने 18 साल से छोटे बच्चे को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया है, उसके केस में आप ओनर उस प्रॉपर्टी के माने जाओगे। उससे अगर जो भी इनकम आता है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मिस्टर ए ने क्या कि अपने बच्चे को क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, या तो विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, उसके केस में मिस्टर ए ही उस प्रॉपर्टी का ओनर माना जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, मान लीजिए आपकी एक छोटी बच्ची है 18 साल छोटी, उसका आपने शादी करवा दिया, शादी के टाइम आपने क्या किया, उस बच्ची को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, शादी करने के बाद उस प्रॉपर्टी बच्चे को क्या किया, आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, माइनर मैरिज डॉटर को आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, उसके केस में वो डॉटर ही आपकी प्रॉपर्टी की ओनर मानी जाएगी, आप उसके केस में उसके ओनर नहीं माने जाओगे। चलिए, अब ध्यान रखना, सेकंड जनरेशन इनकम पे आप ओनर नहीं माने जाओगे। फॉर एग्जांपल आपने अपने वाइफ को या बच्चे को क्या किया ना, केस दे दिया 50 लाख रुपए, उन्होंने उससे घर खरीद लिया, वो सेकंड जनरेशन इनकम है ना, उस घर से जो रेंट आ रहा है। या फिर आपकी वाइफ ने कहीं इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाया, उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करके वहां से पैसा कमाया है, तो जो इन्वेस्ट करके कमाया वो तो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, क्योंकि वो आपको फर्स्ट जनरेशन इनकम है। पर सेकंड जनरेशन जो इनकम आएगी उस इन्वेस्टेड अमाउंट से भी और उसने पैसा कमाया है, वो आपकी वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। आई होप आज तक आप समझ चुके हो। तो अब एक बात आता है होल्डर ऑफ इनपार्चेबल एस्टेट। अब मतलब अपना पता है, अपने इंडिया में होता है एचयूएफ। एचयूएफ में क्या होता है ना, एचयूएफ अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं रखती है, वो अपने मेंबर्स के नाम पे प्रॉपर्टी रखती है, राइट। मेंबर्स प्रॉपर्टी हेल्ड करते हैं इन द नेम ऑफ एचयूएफ, मतलब एचयूएफ उसका मालिक एचयूएफ माना जाएगा, बट प्रॉपर्टी किसके नाम पे, मेंबर्स के नाम पे। अगर वहां से कुछ रेंटल इनकम आता है तो वो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो मेंबर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ ऐसे कह सकते हैं ना, आप एचयूएफ के नाम पे आप प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, एचयूएफ की प्रॉपर्टी है, पर आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी बनी हुई है, वहां से अगर रेंटल इनकम आता तो एचयूएफ के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। मान लीजिए क्या हुआ ना, पूरा लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है किसी ने, कुछ पूरा लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना, अपना सेल करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, वैसे आपको सेल किया है। अब वहां से सेल करने के बाद अगर कुछ भी इनकम आएगा तो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपका है वो फिर, ठीक है। अब बात करते हैं मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पता है मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होता है ना, मेंबर क्या करते हैं ना, एक बहुत बड़ी जमीन है मान लीजिए, वो 50 लोगों के नाम पे है, 50 लोग क्या करेंगे, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं और सारे करके उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ट्रांसफर कर देते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है ना, फिर
उस वहां पे घर बनाती है और फिर हर मेंबर को अलग अलग घर अलॉट कर देती है। अब ध्यान रखना, अब जो सोसाइटी बनी हुई है उसकी ओनरशिप किसके पास है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास है। बट मेंबर्स के पास क्या होता है? ओनली राइट होते हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने का, रखने का, या फिर उसमें कुछ भी मॉडरेशन करवाने का, तो मेंबर करवा सकते हैं। तो वहां पे अगर जो मेंबर को रेंट मिलेगा तो मेंबर तो मना कर सकता है कि मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर ही नहीं हूँ, ओनर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो यहाँ गवर्नमेंट बोलती है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में मेंबर के पास सारे राइट है उसको बेचने के, मॉडरेशन के, तो मेंबर ही उसका ओनर मान लिया जाएगा और वहां से जो भी इनकम आएगा वो मेंबर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए, अब क्या होता है ना, पर्सन, अब क्या ना, एक पर्सन है उसके हाथ में प्रॉपर्टी का पोजीशन है, बट उसकी सेल डीड नहीं बनी है अभी तक। मतलब सेल डीड में ये नहीं लिखा है कि ये पर्सन उसका ओनर है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि ये हमारा ओनर है, तो ये ओनर मान लिया जाएगा। देखो क्या लिखा है, इफ सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट रजिस्टर्ड, सेल डीड नहीं बनी है बट अदर डॉक्यूमेंट लाइक एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड विल हैव बीन एग्जीक्यूटेड, वो बन चुकी है और वो बोल रहे हैं कि ये बंदा हमारा, ये बायर है जो हमारा प्रॉपर्टी का ओनर है, तो इसकी केस में बायर ओनर मान लिया जाएगा और वहां से कोई रेंटल इनकम आता है तो उस बायर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। इसके लिए आपको कंडीशन दे रखा है कि पहली बात तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका पोजीशन ट्रांसफर हो जाना चाहिए। सेकंड, सेल डीड अभी बनी नहीं है बट सेल कंसिडरेशन पे हो जाना चाहिए, या फिर सेल कंसिडरेशन पे होने का वादा कर दिया होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट इसके अलावा, सेल डीड के अलावा सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि पता है, आपने सुना होगा बचपन से कि अगर आप किसी घर में 12 साल से लगातार रहते हो तो उस घर के आप ओनर मान लिए जाते हो, ठीक है। तो ये 12 साल कैसे काउंट करेंगे? ये 12 साल कैसे काउंट करते हैं ना, आप जिस घर में रहते हो वहां पे आप बीच में एक भी एग्रीमेंट नहीं करोगे। मतलब कैसे? अब जैसे होता है ना कि टेनेंट एग्रीमेंट करता है अपने ओनर के साथ 11-11 महीने का, अगर वैसा एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप भले 15 साल रहो, 20 साल रहो, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर नहीं माने जाओगे। आप सिंगल शॉट 12 साल रह रहे हो और आपके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या होगा ना, आप प्रॉपर्टी के सारे राइट आपको ट्रांसफर हो जाएंगे और आप उसके क्या मान लिए जाओगे? ओनर मान लिए जाओगे। और अगर वहां से कोई रेंटल इनकम आता है तो आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। और यहाँ आके अपना हाउस प्रॉपर्टी एक्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, अगले लेक्चर में अपन अगले चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, राइट। ओके, थैंक यू।